नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। वक्त हो गया खबरनामे का। खबरनामा शुरू करने से पहले देखते हैं हेडलाइंस। टीम इंडिया वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ वतन वापस लौटी, शायकीन ने किया पुरतपाक इस्तकबाल। दिल्ली आबकारी मामले में अरविंद केजरीवाल को अभी राहत नहीं, अदालती हिरासत में 12 जुलाई तक तौसी। हाथरस भगदड़ की जांच के लिए 3 रुकनी अदालती जांच कमेटी दी गई तश्कील, मरने वालों की तादाद हुई 121। झारखंड के कोडरमा में मस्जिद के इमाम की मॉब लिंचिंग में मौत, आजाद समाज पार्टी ने जमशेदपुर में किया मुजाहरा। और बरतानिया में आम इंतखाबात के लिए हो रही है वोटिंग, पार्लियामेंट की 650 सीटों पर 4000 उम्मीदवार मैदान में। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने के बाद आज वतन वापस लौट आई है, जहां उनके फैंस ने जोशो खरोश के साथ उनका इस्तकबाल किया। हम आपको बता दें कि टीम इंडिया बारबाडोस में ही फंस गई थी और उन्हें स्पेशल फ्लाइट के जरिए वतन वापस लाया गया। आज सुबह दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जब टीम पहुंची तो उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। मैं भी टीम इंडिया के साथ ही वेस्ट इंडीज से वापस यहाँ दिल्ली आए और टीम इंडिया ने जो कर दिखाई 2007 की जीत, मैंने भी इंटरव्यू में बोली कि 2007 की जीत टीम इंडिया करेगी रिपीट, और टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज में बारबाडोस की धरती पे T20 वर्ल्ड कप उठाए। मुझे भी सौभाग्य मिला वर्ल्ड कप उठाने को और टीम के साथ ही हम दिल्ली पहुंचे। झारखंड के कोडरमा में मस्जिद के इमाम मौलाना शहाबुद्दीन को पीट कर कत्ल कर दिया गया। मौलाना शहाबुद्दीन को कत्ल किए जाने पर आजाद समाज पार्टी ने जमशेदपुर में मुजाहरा किया है। आजाद समाज पार्टी के सरबराह चंद्रशेखर आजाद ने मौलाना शहाबुद्दीन की मॉब लिंचिंग पर दुख का इजहार किया और कहा कि इस लिंचिंग में शामिल कातिलों को सख्त सजा दिलाएंगे। उन्होंने रियासती हुकूमत से मकतूल मौलाना शहाबुद्दीन के अहल खाना को 50 लाख मुआवजा और सरकारी नौकरी देने का भी मुतालबा किया। हाथरस में पेश आए भगदड़ के हादसे की अदालती जांच होगी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस बात का ऐलान किया है। योगी ने कहा है कि कसूरवार को नहीं बख्शेंगे। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग के दौरान हुई भगदड़ के बाद अब तक 121 लोगों की मौत हो चुकी है। जिले के फुलराई गांव में भोले बाबा का प्रवचन चल रहा था। एक तरफ योगी आदित्यनाथ ने कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है, तो वहीं सत्संग करवाने वाला संत भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि अब तक गायब है। इस बीच अब हाथरस भगदड़ का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ हाथरस पहुंचे और जाए हादसा का दौरा किया, जहां मंगल को भगदड़ हुई थी। इस घटना पर अपना गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है और भारत सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की और गंभीर रूप से घायल परिवारों की नागरिकों के लिए भी 50-50 हजार रुपए की सहायता की घोषणा की है। राज्य सरकार इस पूरी घटना की तह में जाएगा। यह हादसा है या साजिश, यह भी हम इसकी तह में जाकर के इसको देखेंगे। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने हाथरस के हादसे पर कहा है कि कथा के बाद कथावाचक के पांव छूने के लिए औरतों का एक जत्था आगे बढ़ा, तभी उनके पीछे एक भीड़ गई और इसी दौरान वे एक दूसरे के ऊपर चढ़ते गए। सेवादार भी लोगों को धक्का देते रहे, जिसके सबब यह हादसा पेश आया। जब इस कार्यक्रम में जो सज्जन वहां पर अपना उपदेश देने के लिए आए थे, उनका कार्यक्रम या उनकी कथा संपन्न हुई तो कथावाचक के मंच से उतरने के बाद GT रोड में जैसे ही उनका काफिला आया था तो उन्हें छूने के लिए जब महिलाओं का एक दल उधर बढ़ा तो उनके पीछे पीछे भीड़ गई और इसी के बाद वे एक दूसरे के ऊपर चढ़ते गए। सेवादार
भी लोगों को धक्का देते रहे, जिसके कारण दोनों ओर, जीटी रोड के दोनों ओर और जीटी रोड के अंदर भी ये सब हादसा वहां पर होता हुआ दिखाई दिया। इसका सबसे दुखद पहलू यह था कि इस प्रकार के आयोजन में जो सेवादार प्रशासन को अंदर घुसने नहीं देते, दुर्घटना होने के तत्काल बाद या दुर्घटना के दौरान प्रारंभिक रूप में इन्होंने पहले वहां पर इस मामले को दबाने का प्रयास किया, लेकिन जब उन्हें प्रशासन ने हॉस्पिटल ले जाने की कार्रवाई प्रारंभ की तो इनमें ज्यादातर सेवादार वहां से भाग गए। इस पूरी घटनाक्रम के लिए हम लोगों ने एडीजी आगरा की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित की है, जिसने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दी है और इस घटना की तह में जाने के लिए उनसे कहा गया है। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर जांच होनी बहुत आवश्यक है। अब तक प्रथम दृष्टया जो थी हमारी कार्रवाई ये थी कि राहत और बचाव के कार्य को आगे बढ़ाने के बाद आयोजकों को पूछताछ के लिए बुलाना, घटना के बारे में, हादसे के कारणों के बारे में उनसे भी पूछताछ करना और फिर घटना की लापरवाही और जिम्मेदारों की जवाबदेही भी इसके लिए तय करना, जिसके लिए पहले से ही एफआईआर यहां पे दर्ज हो चुकी है। इस हादसे में 121 श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई, जो उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश से भी जुड़े हुए थे। उत्तर प्रदेश में हाथरस, बदायूं, कासगंज, अलीगढ़। दिल्ली आबकारी पॉलिसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के वजीर आला और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं। कोर्ट ने बुध को उनकी अदालती हिरासत बढ़ा दी। केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खुसूसी जज की अदालत के सामने पेश हुए थे। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को 2 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। तब से वो हिरासत में है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को लोकसभा की इंतखाबी मुहिम के लिए केजरीवाल को 21 दिन की अबूरी जमानत दी थी, जो 1 जून को खत्म हो गई है। इसके बाद 2 जून को उन्हें सरेंडर करने को कहा गया था। कांग्रेस ने कहा है कि गुजरात में कांग्रेस के दफ्तर पर बीजेपी का हमला इस बात का सबूत है कि बीजेपी तशद्दुद और नफरत फैलाती है। कांग्रेस के लोकसभा रुकन गौरव गोगोई और प्रणीति शिंदे ने बुध को पार्लियामेंट हाउस के अहाते में मीडिया के सामने कहा कि गुजरात कांग्रेस के दफ्तर पर बीजेपी और आरएसएस कारकुनान का हमला राहुल गांधी की उस बात को साबित करता है जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी के लोग नफरत और तशद्दुद फैलाते हैं। मैं आपको बता दें कि कांग्रेस के सीनियर लीडर और लोकसभा में अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी के हिंदुत्व पर पार्लियामेंट में दिए गए बयान के खिलाफ गुजरात में बीजेपी कारकुनान ने मंगल को कांग्रेस के दफातर के बाहर पुरतशद्दुद मुजाहरा किया। बीजेपी कारकुनान ने अहमदाबाद, राजकोट, गांधीनगर समेत रियासत के कई शहरों में कांग्रेस के दफातर के बाहर हंगामा किया। इस दौरान पथराव भी हुआ, जिसमें पुलिस एहलकारों समेत कई लोगों को चोटें आई हैं। इससे पहले कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने अहमदाबाद में पार्टी दफ्तर पर हमले के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि गुजरात कांग्रेस दफ्तर पर हुआ बुज़दिलाना और पुरतशद्दुद हमला बीजेपी और संघ परिवार के बारे में उनकी बात को और भी पुख्ता करता है। राहुल ने लिखा है कि तशद्दुद और नफरत फैलाने वाले बीजेपी के लोग हिंदू धर्म के बुनियादी उसूलों को नहीं समझते। राज्यसभा का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो गया है। राज्यसभा में अपोजिशन ने वजीर आजम के बयान पर बायकॉट किया। जब मोदी सदर जमहूरिया के खुतबे पर शुक्रिया की तहरीक पर बोल रहे थे तो अपोजिशन
के अरकान ने एहतजाज किया, नारे लगाए और वॉकआउट किया। अपोजिशन के अरकान का कहना है कि ऐवान में अपोजिशन लीडर को बोलने की इजाजत नहीं दी गई। आदरणीय सभापति जी, तो नीतियां कैसी बनती है, कल्याण कैसे होता है, लाभ कैसे पहुंचता है, उसका मैं इस सदन को उदाहरण देना चाहता हूं। आदरणीय सभापति जी, हमने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना चलाई और पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ This conduct is not appropriate. 10 करोड़ किसानों को हुआ Unparliamentary practice. और सिर्फ 6 साल में हमने Please take your seat. 3 लाख करोड़ रुपए To take their seats. हम किसानों को दे चुके It हैं। is unbecoming of your conduct. आदरणीय सभापति जी, Unbecoming of your conduct. आदरणीय सभापति जी, देश देख रहा है, झूठ फैलाने वालों की सत्य सुनने की ताकत भी नहीं होती। जिनका सत्य से मुकाबला करना, इसके लिए जिनके हौसले नहीं है, वो बैठ करके इतनी चर्चा के बाद उन्होंने उठाए हुए सवालों के जवाब भी सुनने की हिम्मत नहीं है। इन्होंने ये अपर हाउस को अपमानित कर रहे हैं। इस अपर हाउस की महान परंपरा को अपमानित कर रहे हैं। राज्यसभा से अपोजिशन के वॉकआउट पर कांग्रेस लीडर और राज्यसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम इसलिए बाहर आ गए क्योंकि वजीर आजम ने ऐवान को कुछ गलत बातें बताई। झूठ बोलना और सच्चाई से परे बातें करना उनकी आदत है। हम सबने इसलिए वॉकआउट किया कि जो प्राइम मिनिस्टर अपना राष्ट्रपति अभिभाषण पर जो भाषण दे रहे थे, उन्होंने कुछ गलत बातें सदन को बताई, गलत झूठ, और उनकी आदत है कि झूठ बोलना, लोगों को भ्रमित करना और जो सत्य के जो विरोध में बात करना, ये उनकी आदत है। और मैंने सिर्फ उनको इतना ही पूछा कि जब वो संविधान के बारे में बोले कि आज लोग ये संविधान के लिए बचाने के लिए डंडोरा पीट रहे हैं, ऐसी बात उन्होंने कही, तो हमने ये कहा, देखो संविधान तो आप नहीं बनाए, संविधान के आप विरोधी थे, इसीलिए मैं वो क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि कौन संविधान के फार थे, कौन संविधान के खिलाफ थे, किसने संविधान बनाया, किसने संविधान के खिलाफ बात किया, वो मैं उनके सामने रखना चाहता था। मैं ये रखना चाहता था कि उन्हीं के पेपर में आरएसएस के जो मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर 30 नवंबर 1949 में अंक में संपादकीय में लिखा था, ये ऑर्गेनाइजर तो ऑथेंटिक पेपर है उनका, ये उनका ऑफिशियल पेपर है, उसमें ये लिखा गया था, भारत के इस नए संविधान की सबसे बुरी बात यह है कि इसमें भारतीय कुछ भी नहीं है। प्राचीन भारत के अद्भुत
संवैधानिक विकास के बारे में इसमें कोई जिक्र ही नहीं है। आज तक मनुस्मृति में दर्ज मनु के कानून दुनिया की प्रशंसा का कारण है। ये किसने कहा? ये ऑर्गेनाइजर ने, आरएसएस ने, जनसंघ के जो लोग थे उस वक्त उन्होंने कहा, और वे स्वयं स्फूर्ति, आज्ञाकारित और अनुरूपता पैदा करते हैं। हमारे संवैधानिक विशेषज्ञों ने ये बात निरर्थक है। उन्होंने ये कहा कि यहाँ तक जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर से किए हैं ये गलत है। उन्होंने उस वक्त अपोज करके इस संविधान को उन्होंने नकार दिया था, और आज उसकी रक्षा की खुद बात करते हैं और हमारे को बोलते हैं कि हम संविधान विरोधी है। अरे खुद विरोधी है, जन्मता ही विरोधी है। शिवसेना यूबीटी की राज्यसभा रुकन प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि वॉकआउट इसलिए हुआ था क्योंकि आज सरकार की तरफ से अपोजिशन लीडर के वकार के खिलाफ वर्जी की गई। वजीर-ए-आजम ने सभी चीजें कही क्योंकि वहां अपोजिशन नहीं था। मणिपुर के अवाम जानते हैं कि कितनी बड़ी मायूसी होती है जब वजीर-ए-आजम उनके बारे में चर्चा तक नहीं करते। नहीं, मैं बस यही कहूंगी कि वॉकआउट इसलिए हुआ था क्योंकि जो एलओपी की गरिमा होती है और एलओपी का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार होता है उसका उल्लंघन किया है आज सरकार ने, सरकार की तरफ से। आज ये वो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं जो हारे हुए हैं मेंटली क्योंकि उनने 240 के आंकड़े के ऊपर नहीं जा पाए। वही राज्यसभा में आज बोल रहे थे जहां 370 का उन्होंने हवाला दिया था और 400 एनडीए को दिया था। तो हम बस मांग कर रहे थे कि एक हमें पॉइंट डालना था, वो नहीं डाला। तो प्रधानमंत्री ने अब सारी चीजें कही क्योंकि विपक्ष नहीं थी, तो आपको जो मनमानी कहना था आपने कहा है। पर देश की जनता और खास करके मणिपुर की जनता जानती है कितना बड़ा लेट डाउन फीलिंग होता है जब आपके देश के प्रधानमंत्री आपके बारे में चर्चा नहीं करते हैं, चर्चा मजबूरी में करते हैं। और आज तक उनको समय नहीं मिला, दुनिया भर घुमाए, इटली अभी फिर से होकर आए हैं पर मणिपुर नहीं गए। राज्यसभा के चेयरमैन और नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने अपोजिशन की मजम्मत की है। धनखड़ ने कहा कि अपोजिशन ने ऐवान को नहीं बल्कि उसके वक़ार को छोड़ा है। उन्होंने आज उन्हें पीठ दिखाई है, बल्कि मुल्क के आइन को पीठ दिखाई है। उन्होंने उनकी तौहीन नहीं की बल्कि उन्होंने आइन के हलफ की तौहीन की है। माननीय सदस्यगण, अत्यंत दर्दनाक, पीड़ादायक, अमर्यादित आचरण से देखकर मैं हूं। शासन तीसरे निरंतर लगातार काल में है। 6 दशक के बाद मैंने चर्चा की और मैंने अनुरोध किया कि प्रतिपक्ष के नेता को बिना बेरोक टोक बोलने का सुअवसर दिया। आज वो सदन छोड़कर नहीं गए हैं, मर्यादा छोड़कर गए हैं। आज उन्होंने मुझे पीठ नहीं दिखाई है, भारत के संविधान को पीठ दिखाई है। आज उन्होंने मेरा अनादर और आपका अनादर नहीं किया है, उस शपथ का अनादर किया है जो संविधान के तहत ली है। भारत के संविधान की इससे बड़ी अपमानित बात नहीं हो सकती। ऐसा कैसे हो सकता है? हाउस ऑफ एल्डर्स, द अपर हाउस, हमें देश का मार्गदर्शन करना है। मैं उनके आचरण की भर्त्सना करता हूं। देश के 140 करोड़ लोग इससे आहत होंगे। सदन का मतलब है सत्ता पक्ष की बात सुनो जब आपने अपनी पूरी बात कह दी। माननीय सदस्यगण, आप सब जानते हैं कल देर रात तक चर्चा रखी गई, हर सदस्य को मौका दिया गया। इट इज एन ओकेजन वेयर दे हैव चैलेंज्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दे हैव आउटरेज्ड द स्पिरिट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दे हैव डिसरिगार्डेड the oath they have undertaken। मैं इस कुर्सी पर बैठकर इतना दुखी हूं कि भारत के संविधान का इतना बड़ा अपमान, इतना बड़ा मजाक
भारत का संविधान हाथ में रखने की किताब नहीं है, जीने की किताब है। मैं आशा करता हूं कि वो आत्मचिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, अपने दिल को टटोलेंगे और कर्तव्य पर आएंगे। राज्यसभा में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने बदउनवानी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने के लिए एजेंसियों को खुली छूट दे दी है। सरकार कहीं भी मुदाखलत नहीं करेगी। मोदी ने कहा कि कोई भी बदउनवान कानून से बचकर नहीं निकलेगा, ये मोदी की गारंटी है। मैं निसंकोच रूप से कहना चाहता हूं, लाग लपेट नहीं रखता हूं, और मैं देशवासियों को भी कहना चाहता हूं कि मैंने एजेंसियों को भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर कड़ों से कठोर कार्रवाई करने के लिए खुली छूट दे के रखी है। सरकार कहीं पर भी टांग नहीं अड़ाएगी। हां, वो ईमानदारी से काम करे, ईमानदारी के लिए काम करे, ये मेरी सूचना है। और आदरणीय सभापति जी, मैं फिर देशवासियों को कहना चाहता हूं, कोई भी भ्रष्टाचारी कानून से बच करके नहीं निकलेगा, ये मोदी की गारंटी है। पीएम मोदी ने मणिपुर पर कहा कि मणिपुर के हालात मामूल पर लाने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। वहां 11,000 से ज्यादा एफआईआर की गई हैं, 500 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं। इस बात को भी हमें तस्लीम करना होगा कि मणिपुर में तशद्दुद के वाकयात लगातार कम होते जा रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, मणिपुर के संबंध में मैंने पिछले सत्र में विस्तार से बात कही थी, लेकिन आज मैं फिर से एक बार दोहराना चाहता हूं। मणिपुर की स्थिति सामान्य करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। वहां जो कुछ भी घटनाएं घटी, 11,000 से ज्यादा एफआईआर की गई है। मणिपुर छोटा सा राज्य है, 11,000 एफआईआर की गई है। 500 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए हैं। आदरणीय सभापति जी, इस बात को भी हमें स्वीकार करना होगा कि मणिपुर में लगातार हिंसा की घटनाएं कम होती जा रही है। इसका मतलब शांति का आशा रखना, शांति पे भरोसा करना संभव हो रहा है। आज मणिपुर के अधिकांश हिस्सों में आम दिनों की तरह स्कूल चल रहे हैं, कॉलेज चल रहे हैं, दफ्तर और दूसरे संस्थान खुले रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, मणिपुर में भी जैसे देश के अन्य भागों में परीक्षाएं हुई, वहां भी परीक्षाएं हुई हैं और बच्चों का अपनी विकास यात्रा जारी रखी है। आदरणीय सभापति, केंद्र और राज्य सरकार सभी से बातचीत करके शांति के लिए, सौहार्द रास्ता खोलने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। छोटे छोटे इकाइयों को जोड़ करके इन ताने बाने को गूंथना एक बहुत बड़ा काम है और शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। बीते समय में पहले की सरकारों में ऐसा नहीं हुआ है। गृह मंत्री स्वयं कई दिनों तक वहां रहे हैं, गृह राज्य मंत्री हफ्तों तक वहां रहे हैं और बार बार वहां जाकर के संबंधित लोगों को जोड़ने का प्रयास करते रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, पॉलिटिकल लीडरशिप तो है ही, लेकिन सरकार के सभी वरिष्ठ अधिकारी जिसका जिसका इन काम से संबंध है, वे लगातार वहां फिजिकल जाते हैं, लगातार वहां संपर्क में रहते हैं और समस्या के समाधान के लिए हर प्रकार से प्रयासों को बल दिया जा रहा है। आदरणीय सभापति जी, इस समय
मणिपुर में बाढ़ का भी संकट चल रहा है और केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर के पूरा सहयोग कर रही है। आज ही एनडीआरएफ की 2 टीमें वहां पहुंची है, यानी कि प्राकृतिक मुसीबत में भी केंद्र और राज्य मिलकर के मणिपुर की चिंता कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, हम सभी को राजनीति से ऊपर उठ करके वहां की स्थिति को सामान्य बनाने में सहयोग करना चाहिए, ये हम सबका कर्तव्य है। आदरणीय सभापति जी, जो भी तत्व मणिपुर की आग में घी डालने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनसे आगाह करता हूं कि ये हरकतें बंद करें। एक समय आएगा मणिपुर ही उनको रिजेक्ट करने वाला है, ऐसे लोगों को। मुल्क में मौलिची के वाकयात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। सरकार और पुलिस खामोश है। ताज़ा वारदात उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की है, जहां तंजीम और फैजान नाम के 2 भाई संतलाल की दुकान पर कार्बोनेट को बदलने गए थे। दुकानदार संतलाल ने कार्बोनेट बदलने से इनकार कर दिया। फैजान और तंजीम ने इस पर इसरार किया तो भीड़ ने दोनों पर हमला कर दिया। पुलिस ने भीड़ पर एक्शन लेने की जगह फैजान और तंजीम को ही पकड़ ले गई। एक भाई की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने अभी भीड़ या दुकान के मालिक पर कोई कार्रवाई नहीं की है। मैंने अपने बच्चे को बाग में से चाय नवाली पुड़िया लेने भेजा और रद्दी लेने भेजा, तो उसने संतलाल जो गुलशन प्लाजा के सामने है दुकान, तो बच्चे को जब सामान दे दिया तो उसने कार्बेट रख दिया। मैंने कार्बेट उसे वापसी कराने को बच्चे को भेजा बाग में से वापसी, उसने कार्बेट वापसी नहीं करा, बच्चे को मारा और पीटा। और कुछ लोग वहां पे उसके और साथ में 10-15 लोग थे, उन्होंने मारा। एक हनी था और एक और ढावली का लड़का था, और सबको बुलाकर उन्होंने बहुत पिटवाया है। बच्चे की मेरी बहुत तबीयत खराब है। मैं प्रशासन से अपनी गुहार लगाता हूं कि मेरी खुद मदद की जाए। दूसरी तरफ राजस्थान के राजगढ़ में अक्सरियती तबके के लोगों ने बीफ की स्मगलिंग का इल्जाम लगाकर पिकअप रोककर गाड़ी के ड्राइवर सोनू बिश्नोई और सहायक उसके असिस्टेंट सुंदर बिश्नोई को बुरी तरह पीटा। हमलावरों ने इसकी वीडियो भी बनाई है। पिकअप की तिरपाल खोलकर देखा गया तो पिकअप में नींबू भरे निकले हैं। उत्तर प्रदेश में सीतापुर समेत कई जिलों में शदीद बारिश हो रही है। सीतापुर जिले में लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया है। इंतजामिया के जरिए पंप लगाकर उन महलों में से पानी निकाला जा रहा है। अयोध्या में लगातार बारिश के सबब सरयू नदी की आबी सतह बढ़ी हुई है। सीतापुर के डीएम अभिषेक आनंद ने बताया है कि उनकी सभी टीमें लगातार काम कर रही हैं और सभी अफसरान भी सरगर्म हैं। देखिए, पिछले क्योंकि 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, तो जहां लो लाइंग एरियाज हैं, जहां पे जल निकासी के प्रबंध नहीं है, तो वहां पे जलभराव हुआ है। लेकिन हमारी जो टीम है, चाहे वो अधिशासी अधिकारियों की टीम हो, एसडीएम की टीम है, तो लगातार वो एक्टिव है, फील्ड में है। अभी भी जो शहर के जिन मोहल्लों में जलभराव हुआ है, चाहे वो पूर्णागढ़ी हो, वहाँ पे हमारे एसडीएम सदरपुर मौजूद हैं और वहाँ पे सभी पंपिंग मशीनों से उसको जल निकासी के प्रयास किए जा रहे हैं। तो क्योंकि बारिश ज़्यादा हुई है तो जलभराव हुए हैं, लेकिन सारे अधिकारी लगातार एक्टिव हैं और जल्द ही हम इसका जल निकासी का प्रबंध कराएंगे। इधर कौमी राजधानी खित्ते के कई हिस्सों में बारिश हुई है। दिल्ली के कई इलाकों में बारिश हुई। बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया है। तुर्किया के सदर रजब तैयब अर्दोगान ने कहा है कि इजराइल खित्ते के इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा बन चुका है। इजराइल को मगरिब की तरफ से सियासी, मुआशी और अस्करी मदद हासिल है। इससे फायदा उठाकर इजराइल अब दूसरे हमसाये ममालिक पर नजरें जमाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू के होते हुए कोई भी अमन महसूस नहीं कर सकता। गाजा के खान यूनुस की हालत बेहद खराब है। गलियां और सड़कें सीवेज से भरी हुई हैं। सीवेज लोगों के घरों में घुस रहा है। लोग अपने बच्चों की सेहत को लेकर तशवीश में मुब्तला हैं। टीम इंडिया वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ वतन वापस लौटी। शायकीन ने किया पुरतपाक इस्तकबाल। दिल्ली आबकारी मामले में अरविंद केजरीवाल को अभी राहत नहीं। अदालती हिरासत में 12 जुलाई तक तौसी।
हाथरस भगदड़ की जांच के लिए 3 रुकनी अदालती जांच कमेटी दी गई तश्कील। मरने वालों की तादाद हुई 121। झारखंड के कोडरमा में मस्जिद के इमाम की मॉब लिंचिंग में मौत। आजाद समाज पार्टी ने जमशेदपुर में किया मुजाहरा। और बरतानिया में आम इंतखाबात के लिए हो रही वोटिंग। पार्लियामेंट की 650 सीटों पर 4000 उम्मीदवार मैदान में। तो नाज़रीन, आज के खबरनामे में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी सहारा।